नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग MA 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर सेकेंड जिसका नाम मेंटल डिसऑर्डर विद एसोसिएट क्राइटेरिया सेकेंड है, इससे संबंधित 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट होगा और भी आगे पार्ट आने वाला है। आपका पेपर जो है MCQ फॉर्म में होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बराबर क्या है हर पेपर का MCQ इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो इसलिए जो बच्चे नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करता है। इसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्या है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, उसका बस मैं केवल आंसर आपको बताऊँगा। देखिए DSM-5 में मानसिक विकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। सही इसका जो ऑप्शन है वो है निदान का वर्गीकरण करना क्या है मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, DSM-5 में प्रमुख अवसादग्रस्ती विकार मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि कितना है। ये न्यूनतम अवधि पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड है GAD से, यानी कि सामान्यीकृत चिंता विकार, इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, के निदान के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि कितनी है। इसके निदान के लिए पूछ रहा है, तो निदान के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि कितनी है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 महीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, DSM-5 के अनुसार सिजोफ्रेनिया, जिसको मनोविकलता कहते हैं, के निदान के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि कितनी है। इसके निदान के लिए कितनी अवधि है, तो इसके निदान के लिए भी क्या है 6 महीना अवधि है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, बाइपोलर विकार बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड की न्यूनतम अवधि कितनी होती है। तो मैनिक एपिसोड की न्यूनतम अवधि होती है 1 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, DSM-5 में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान कब किया जा सकता है। तो इसका निदान कब किया जा सकता है, इसका आंसर देखते हैं। 1 महीने के बाद क्या है निदान किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट फॉर्म में OCD बोलते हैं और हिंदी में मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति बोलते हैं, के निदान के लिए मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो उसके निदान के लिए मुख्य लक्षण होते हैं ऑब्सेशन और कंपल्सन, यानी कि मनोग्रस्ती और बाध्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। DSM-5 में पैनिक डिसऑर्डर के लिए आवश्यक है कि पैनिक अटैक कितनी बार हो। तो कितनी बार पैनिक अटैक हो सकता है, तो ये पैनिक अटैक क्या है कई बार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, DSM-5 में एगोराफोबिया के निदान के लिए कितने या अधिक स्थितियों में डर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 2। ठीक है, ये 2 स्थिति में अधिक डर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, DSM-5 में सामाजिक चिंता विकार के निदान के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि कितनी है। तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि है 6 महीना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ADHD, ठीक है, के निदान के लिए आवश्यक है कि लक्षण किस आयु से पहले दिखाई दें। ADHD बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका ये अवधि है 12 साल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, DSM-5 में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के निदान के लिए कितने लक्षण होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है लगभग 6 लक्षण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HD बोलते हैं। इसके निदान के लिए सामाजिक संचार में कठिनाइयाँ और कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो ये क्षेत्र प्रभावित होने वाला है प्रतिबंधित और दोहराए जाने वाले व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, DSM-5 में डिप्रेसिव एपिसोड के निदान के लिए कितने लक्षण होने चाहिए। तो इसके लिए लक्षण होने चाहिए लगभग 5 या अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 DSM-5 के अनुसार साइकोसिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो साइकोसिस का मुख्य लक्षण होता है भ्रम और मरीचिका। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 DSM-5 में जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको GAD बोलते हैं और हिंदी में सामान्यीकृत चिंता की विकृति बोलते हैं, कि निदान के लिए कितने लक्षण होने चाहिए? तो इसके लिए लक्षण होना चाहिए 3 या अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यह DSM-5 के अनुसार बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में किस प्रकार का एपिसोड आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है मैनिक एपिसोड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है DSM-5 में पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है लगभग 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। किस विकार में व्यक्ति को अपनी पहचान या आदत भूलने का अनुभव होता है? तो कौन सा विकार है वो? तो वो है डिसोसिएटिव एमनेशिया। ठीक है, इसमें भूलने का वो डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 DSM-5 में जुनूनी बाध्यता विकार OCD के निदान के लिए प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो इसके लिए प्रमुख लक्षण है जुनून और बाध्यता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जुनून मतलब यहाँ का कहा गया है वो मनोग्रसित बाध्यता विकृति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सिजोफ्रेनिया का निदान करने के लिए कम से कम कितने लक्षण होने चाहिए? तो इसके लिए लगभग 2 लक्षण क्या है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DSM-5 के अनुसार साइकोटिक डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो साइकोटिक डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण है भ्रम और मरीचिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किस विकार में व्यक्ति को अत्यधिक और असंगत डर या चिंता होती है? तो उस विकार का नाम है फोबिया। क्या नाम है? फोबिया। उस विकार का नाम है फोबिया। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। उस विकार का नाम है फोबिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज का सीरीज़ यहीं तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो MA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मनोविज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो चलिए आज क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।